हेलो। हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं मतलब क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, भारतीय संविधान में क्या क्या अच्छाइयाँ दी गई हैं, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। वैसे तो भारतीय संविधान में अनंत अच्छाइयाँ या विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं जो भारतीय संविधान में दिए गई हैं। तो इसमें सबसे पहली विशेषता क्या है कि विशालतम संविधान, यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 22 भाग दिए गए हैं। 22 भाग मतलब कि अध्याय, यानी 22 भाग दिए गए हैं। और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 395 अनुच्छेद दिए गए हैं। और संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ दी गई हैं, जिसको संशोधन करके अब 12 अनुसूची हो गई हैं, यानी बढ़ा दी गई हैं। इस प्रकार जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। तो यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि विश्व का आखिर सबसे छोटा संविधान किस देश का है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद या आर्टिकल दिए गए हैं। हमारे संविधान के विशाल मतलब इतना बड़ा होने के इसमें बहुत से कारण हैं, जो आगे जब हम संविधान को पढ़ेंगे उसमें जो है इनके कारणों को समझेंगे कि हमारा संविधान आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया। इसका बड़ा होने का जो सबसे एक प्रमुख कारण है वो यह है कि यहाँ संविधान में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों की सरकारों की शक्तियाँ और प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, दोनों का एक ही संविधान में वर्णन कर दिया गया है। इसलिए हमारा संविधान बहुत बड़ा हो, मतलब कि बहुत ही बड़ा हो गया है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। और अमेरिका के संविधान में सब छोटा होने का एक ही कारण है कि वहाँ पे राज्य सरकार का संविधान अलग होता है, जो राज्य में लागू होता है, और केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल का संविधान अलग है। इसलिए वहाँ का सबसे छोटा संविधान है। वहाँ की शासन व्यवस्था और भारत की शासन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा अंतर है। इस अंतर को भी आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ पे केवल प्रमुख प्रमुख विशेषताओं यानी अच्छाइयों को ही हम देखते हैं कि भारत के संविधान की कौन कौन सी प्रमुख अच्छाइयाँ हैं। तो इसमें से जो पहली अच्छाई है कि भारत का संविधान सबसे विशालतम संविधान यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसीलिए भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, यानी लायर्स पैराडाइज कहा है। इसमें जो है इस प्रकार के प्रश्न जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिसको एक जगह पे हम बाद में एकत्र करके जो है अगले मतलब वीडियो में जो है बता देंगे कि भारतीय संविधान को किसने क्या कहा है। चलते हैं, देखते हैं भारतीय संविधान की अगली विशेषता यानी अच्छाई क्या है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का होना, उद्देशिका यानी प्रस्तावना का होना। अब यहाँ पे प्रस्तावना से भी कंपटीशन में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना है वह कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। और दूसरा एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उद्देशिका की भाषा जो है किस देश से ली गई है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना का मतलब कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उनका जो है एक उद्देश्य या लक्ष्य था, भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उद्देशिका जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का एक मॉडल प्रस्तुत करती है। उद्देशिका को पढ़ने से ही जो हमारे संविधान निर्माता है उनकी जो मतलब कि संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है उसका एक जो है आइडिया लग जाता है। कहते हैं कि उनके विचारों को समझने के लिए जो है एक प्रकार से प्रस्तावना जो है कुंजी का काम करती है। और बहुत सारे विद्वानों ने कहा भी है कि उद्देशिका जो है संविधान की कुंजी है। तो हमारे संविधान में की उद्देशिका से संबंधित यानी प्रस्तावना से संबंधित कई सारे विवाद भी जो है
उत्पन्न हुए हैं। इसमें से जो पहला विवाद यानी पहला मामला जो है इसमें इनरी बेरुबारी के मामले में आया। इसमें यह प्रश्न उठा कि प्रस्तावना यानी उद्देशिका संविधान का भाग है कि नहीं। तो इसमें जो है इस मामले में इनरी बेरुबारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन एक दूसरा मामला आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, केशवन एंड भारती वर्सेस केरल राज्य, जिसमें जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को जो है बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। इसमें इस मामले में यानी सन 1973 में ये मामला आया है। 1973 में इसका निर्णय आता है। तो इस मामले में यानी केशवन एंड भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है और संविधान का भाग माना है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उद्देशिका यानी संविधान में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है जो मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो इस प्रकार देखते हैं कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना का भी होना जो है हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। और उद्देशिका को लॉन्ग टाइटल यानी जैसे भी कोई भी अधिनियम हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है किसी भी उसमें धारा 1 में ये लिखा होता है कि संक्षिप्त नाम इस अधिनियम का ये होगा, ये होगा। इसी प्रकार जो संक्षिप्त नाम इसको उद्देशिका को लॉन्ग टाइटल यानी लॉन्ग टाइटल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार संविधान की तीसरी विशेषता देखते हैं, परिसंघीय संविधान। परिसंघीय संविधान यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि लक्षण या अच्छाई क्या होती है कि या विशेषता क्या होती है कि इसमें शक्तियों का विभाजन होता है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। और भी परिसंघीय संविधान के कई सारे लक्षण होते हैं, जिसमें लिखित संविधान होता है और शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार अपने क्षेत्राधिकार में कानून बनाएगी और राज्य सरकार अपने क्षेत्राधिकार में कानून बना के देश का शासन संचालित करेंगे। यहाँ पे देखते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन यानी फेडरल शब्द का संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के आर्टिकल 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। यानी इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी हमारा संविधान जो है राज्यों का संघ होगा। भारत यानी राज्यों का संघ होगा। इसको जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। परिसंघीय संविधान के लक्षण और भी हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर केवल संविधान के जो है प्रमुख लक्षण या विशेषताएं क्या हैं या अच्छाइयाँ क्या हैं उन पे शॉर्ट यानी संक्षिप्त में केवल जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। चौथी जो है संविधान की विशेषता है वह एकल नागरिकता। हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो संविधान के भाग 2 में दी गई है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता का प्रावधान जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। यह इंग्लैंड से लिया गया है। नागरिकता के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, जो है कितने प्रकार की नागरिकता होती है और कैसे कैसे जो है नागरिकता भारत की मिलती है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। जैसे इंग्लैंड में एकल नागरिकता का प्रावधान है, वैसे इंडिया में यानी भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन अमेरिका में वहाँ राज्यों की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की यानी देश की नागरिकता अलग होती है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता को ही अपनाया गया है। संविधान की जो अगली विशेषता है वह मूल अधिकारों का समावेश होना। यानी हमारे संविधान में जो है मूल अधिकार दिए गए हैं
मूल अधिकार क्या होते हैं, इसके बारे में भी आगे हम जब भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है, उसको पढ़ेंगे। मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसकी और अगली विशेषता देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का समावेश होना। भारतीय संविधान की जो अगली प्रमुख विशेषता है, उसमें नीति निर्देशक तथ्यों का समावेश होना। नीति निर्देशक तथ्यों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो भाग 4 में रखे गए हैं। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रखे गए हैं। नीति निर्देशक तथ्यों का मतलब है कि इसमें से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो है स्थापना का लक्ष्य दिया गया है कि राज्य सरकारें एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करेंगी। और भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता देखते हैं, वह मूल कर्तव्य है। यानी हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को भी जो है दिया गया है। मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। हाँ, ये मतलब कि प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, और जो मूल कर्तव्य है ये केवल एक नैतिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, और ये रूस के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में के भाग 4A में जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मूल रूप से संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक मौलिक कर्तव्य यानी और जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य वो संविधान के 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इस संशोधन यानी 86वें यानी 86वें संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, और अनुच्छेद 21A में यह प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार होगा, और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा का मतलब शिक्षा प्रदान करें। और इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 जो DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये अनुच्छेद 45 आता है, इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी दोबारा से लिखा गया है। अनुच्छेद 45 अभी जो बेयर एक्ट में दिया गया है वो मूल रूप से नहीं है। मूल रूप से अनुच्छेद 45 में कुछ दूसरा प्रावधान किया गया था। अब जो है 1945 को 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया है। और अनुच्छेद 51A में एक खंड और जोड़ा गया, जो जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि देश के नागरिकों को, देश के मतलब कि प्रत्येक माता पिता को या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को जो है, जो उनके बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के हैं, उनको शिक्षा प्रदान करें। यानी कि माता पिता का यह मूल कर्तव्य बना दिया गया है कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे, यानी प्राथमिक शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य बनाया गया है। जैसा कि जो है ये पता है कि ये मूल कर्तव्य हमारे प्रवर्तनीय नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति इन मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जाएगी। बस ये एक नैतिक कर्तव्य है, जो एक नागरिक होने के नाते प्रत्येक नागरिक को अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसकी अगली विशेषता जो है 8वीं विशेषता देखते हैं हमारे संविधान की। 8वीं अच्छाई क्या है? तृतीय स्तर की सरकार का प्रावधान। यानी कि वैसे परिसंघात्मक संविधान में 2 प्रकार की सरकारें होती, यानी संघ सरकार और राज्य सरकारें। वहाँ की लोकल यानी स्थानीय सरकार नहीं होती, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं।
ग्राम पंचायत कहते हैं, ये सरकार नहीं होती है, लेकिन हमारे संविधान में एक तृतीय स्तर की सरकार यानी ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है, जो भाग 9 में रखा गया है। और 11वीं अनुसूची के तहत जो है ये तृतीय स्तर सरकार का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत के विषयों से संबंधित जो है प्रावधान किया गया है, जिसमें 29 विषय दिए गए हैं जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत ग्राम पंचायत जो है कानून बनाती है और वहाँ मतलब ग्राम के विकास, गांव के विकास के लिए इन विषयों पर कानून बनाती है। तो टोटल 29 विषय दिए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है 8 विशेषताएं 8 विशेषताएं जो है प्रमुख ये हैं। आगे भी और विशेषताएं हैं जिनको हम अगली वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे जो है।